मेरे प्यारे छात्रों, विद्यार्थियों और छोटे छोटे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? एकदम बढ़िया। देखो, हम लोग तरल यांत्रिकी पढ़ रहे थे। उसमें हमने बर्नौलीज थ्योरम को समझ लिया था। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि भाई जब कोई भी द्रव आपका बह रहा है, प्रवाहित है, तो उस परिस्थिति में क्या फ्रिक्शन आता है। देखो, आदर्श तरलों की बात की जाए, आइडियल फ्लूइड की बात की जाए, तो हम ये मानते हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं, नॉन विस्कस, शान्यता शून्य है। क्या मतलब है इसका? क्या है ये श्यान बल? क्या है ये विस्कस फोर्स? आइए आज के लेक्चर में जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अगर शहद और पानी की बूंद को एक आप नत तल से छोड़ें तो दोनों का जो चलने की गति है भिन्न भिन्न होती है। क्यों भिन्न भिन्न है? क्योंकि दोनों की सतहों के बीच में जो कण है ना, कैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, जो आपका द्रव है वो परतों में बहता है, तो उन परतों के बीच में लगने वाला बल दोनों में भिन्न है। पानी तेजी से चलता चला जाएगा, शहद धीरे धीरे नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिर रहा है धीरे धीरे? कोई बल रोक रहा है। कौन सा है वो बल? वो बल शहद की विभिन्न परतों के बीच में लगने वाला बल है। क्या कहलाता है? श्यान बल। तो है क्या ये है आपका आंतरिक घर्षण। एक बार याद करिए, घर्षण में मैंने पढ़ाया था कि तरल घर्षण, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो तरल होते हैं उनकी विभिन्न परतों के बीच में भी घर्षण लगता है, उसे हम कहते हैं श्यान बल। तो आइए इस श्यान बल के बारे में जानते हैं। तो देखो, श्यानता तरल, तरल तरल किसे कहते हैं भाई? जो भी बह सकता है उसे तरल कहते हैं। तो श्यानता तरल का वह मौलिक गुण होता है जिससे दो सन्निकट परतों, अब सन्निकट मतलब एडजेसेंट लेयर्स, जैसे कि मान लो एक लेयर ये है बच्चे, एक तरल की लेयर ये हो गई, दूसरी तरल की लेयर ये हो गई, तो इनके बीच में कौन सी गति हो रही होगी? मान लो आपने देखा भी होगा कि अगर हम बात करें तो जो तली की तरफ पानी होता है उसका वेग नगण्य होता है, जो सरफेस होती है वो बहुत तेजी से बह रही होती है ना। तो जैसे ये जानते होगे कि पानी का वेग जितनी ज्यादा नदी की गहराई में जाते जाओगे उतना कम होता जाता है, और ऊपर जितना ज्यादा, ऊपर सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा होता है। तो ये तरल के जो विभिन्न तल हैं ये भिन्न भिन्न वेग से चल रहे होते हैं, तो इनके बीच में सापेक्ष गति हो रही होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे होते हैं। तो ये आपके जो तल हैं एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं ये सन्निकट परत कहलाएगी। अब इनके बीच में जो सापेक्ष गति हो रही है उसका जो विरोध कर रहा है बल, उसे हम कहते हैं श्यान बल। ठीक है। और यह गुण तरल का क्या कहलाता है? श्यानता। तो ये गुण क्या कहला रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, श्यानता तरल का वह मौलिक गुण होता है जिससे दो सन्निकट परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? जो एडजेसेंट लेयर्स हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका अपोज कर रहा है। ठीक। और यह बल क्या कहलाता है? ये तरल घर्षण या आंतरिक घर्षण कहलाता है। अब श्यान बल की परिभाषा क्या है एक बार समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। वह आंतरिक स्पर्श रेखीय बल, आंतरिक मतलब अंदर लग रहा है, बाहर से कहीं से नहीं आया है। अब स्पर्श रेखीय बल का मतलब हमेशा ये कैसा लगेगा? टेंजेंशियल लगेगा। कैसा लगेगा बच्चों? टेंजेंशियल। सरफेस है इसके टेंजेंशियल लगेगा, ऐसे करके इसके बेटा क्या लगेगा? टेंजेंशियल लगेगा। ठीक। तो ये जो टेंजेंशियल बल लग रहा है जो सापेक्ष गति को अवरोधित कर रहा है, अवमंदित कर रहा है, अवमंदित करने का मतलब कम कर रहा है, इस बल को ही श्यान बल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे विस्कस फोर्स, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। और वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये विस्कस फोर्स आता है उसे कहते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपकी हो गई श्यानता और ये हो गया श्यान बल।
ठीक है, ये दो बातें हो गई हमारी। अब देखते हैं कि भाई न्यूटन साहब ने श्यानता के बारे में क्या कहा है। तो बच्चों न्यूटन का श्यानता का नियम समझते हैं, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। पहले अगर हम ये समझे, न्यूटन की बात छोड़ते हैं, हम अपने ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, हम आधारभूत अवलोकन की बात करते हैं, फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन। सो बेटा ध्यान से समझो, जैसे नदी बह रही है, ये यहाँ पे एक नदी बह रही है, ये नदी है आपकी, ठीक है। और अगर नदी को आप देखो तो आपको पता होगा कि नदी की गहराई में आप जितना नीचे जाते जाओगे तो वेग उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका वेग जो है क्या होगा, मिनिमम होगा, या हम कहें जो तल आपके नदी के तल से सटा हुआ होगा उसका वेग 0 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी 0 होगी। पर जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँगा, ऊपर वाली जो सतह होगी वो अधिकतम वेग से चल रही होगी, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही होगी। तो क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊंचाई के साथ, अगर मैं नदी की तल पे बढ़ रहा हूं तो ऊंचाई के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। इस बात का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न तल इसके, भिन्न भिन्न परतें भिन्न भिन्न वेग से चल रही हैं। जो परत सबसे नीचे है, जो परत सबसे नीचे है वो न्यूनतम वेग में है, और जो सबसे ऊपर है वो अधिकतम वेग से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम ये ऊंचाई या गहराई के साथ या दूरी के साथ वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या करा बेटा, इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे सभी लोग। बेटा देखो डेल्टा वाई डिस्टेंस, ये डेल्टा वाई दिख रहा है ना, डेल्टा वाई डिस्टेंस। तो देखो पहली लेयर ये है, हमने क्या करा, वाई ऊंचाई पर एक लेयर को देखा जिसका नाम है पी क्यू लेयर। ये पी क्यू लेयर वी एक्स वेलोसिटी से चल रही है। अब हम थोड़ी सी अपनी ऊंचाई और बढ़ाते हैं तो डेल्टा वाई कर दिया हमने, तो वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। ये वाली जो है आपकी आर एस लेयर जो है, ये v प्लस डेल्टा वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स से चल रही है। तो दूरी के साथ वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को परिभाषित करती है एक राशि जिसका नाम है वेग प्रवणता। इसे इंग्लिश में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये देखो कितना परिवर्तन हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स माइनस इनिशियल कितनी थी, प्रारंभिक कितनी थी, वी एक्स थी। कितनी दूरी का अंतर है, डेल्टा वाई। तो देखो ये डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा वाई कहलाएगा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसे हिंदी में हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता बोलेंगे। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब अगर मुझे डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा डी वी ओवर डी ओवर डी वाई। ठीक, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने ये बताया, न्यूटन साहब ने ये बताया कि भाई साहब जो ये श्यान बल लग रहा है, ये श्यान बल आपके जो भी तल है, जो भी नदी का तल है, जो परत का क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कि ये आपका श्यान बल लग रहा है, परतों का जो भी कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क क्षेत्रफल है ना, एरिया इन कांटेक्ट है, उसके समानुपाती होता है ये श्यान बल, विस्कस फोर्स। और साथ ही साथ ये श्यान बल वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। देखो लिखा है, तो ये न्यूटन का नियम है। न्यूटन का क्या नियम है, न्यूटन के अनुसार श्यान बल F जो कि धारा रेखीय प्रवाह को मैंने बताया कौन सा प्रवाह है, ये बताओ, ये है लेमिनार फ्लो। ठीक है, में दो परतों के मध्य कार्य करता है। वो निम्न घटक, ये कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट परतों का संपर्क क्षेत्रफल, एरिया इन कांटेक्ट ऑफ द लेयर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के अनुक्रमानुपाती। साथ ही साथ वेग प्रवणता अभी डिस्कशन किया है, उसके समानुपाती होता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कर दूं तो कंबाइंड करने पर क्या लिखूंगा, ए डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा वाई। हम लोग बच्चों ये जानते हैं कि जब भी आपका ये प्रोपोर्शनलिटी अनुक्रमानुपाती का
चिन्ह होता है, इसे हटाना होता है, बराबर लगाना होता है, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। ये कांस्टेंट ईटा कहलाता है। ये ईटा की जो है ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, श्यानता का गुणांक। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसे बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। अब इसकी विमा क्या है, इसका मात्रक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका मात्रक। बेटा इसका सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस यूनिट जो है वो पॉइज है। वो क्या है, पॉइज, इसकी यूनिट, इकाई, मात्रक कौन सी, सीजीएस क्या है, ध्यान से सुनना, पॉइज है। ठीक, और एसआई यूनिट जो है वो 1 डेका पॉइस के बराबर होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपने ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देख लिया। ठीक, अब देखो ईटा को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, एफ बाई ए अपर रूपण बल, अपर रूपण प्रतिबल, और साथ ही साथ वी बाई एल विकृति दर। ठीक, इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है ईटा को। एसआई यूनिट जो है इसकी वो है न्यूटन प्रति सेकंड, ध्यान से देखिएगा इसको, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया इसका। इसे पास्कल इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक, पास्कल इंटू सेकंड, ये आपकी 1 पॉइजली जो है ना उसके बराबर है, या हम कह सकते हैं 1 डेका पॉइज के बराबर है। ठीक, तो ये ऐसा ही है। और इसका सीजीएस यूनिट जो है वो है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है 1 पॉइस। ठीक, तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका डेका पॉइस। ठीक, इतना पॉइंट क्लियर। सॉरी, ये होता है आपका बच्चों 1 पॉइस, ये होता है आपका 1 पॉइस। ठीक है, अब जो एसआई यूनिट है ये 1 डेका पॉइस के बराबर होता है, यानी कि एसआई यूनिट बराबर है 10 पॉइस के, ये याद रखना है। पॉइस एक छोटी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, यही स्टैंडर्ड मानी गई है। हमें क्या याद रखना है कि अगर एसआई यूज करना है तो 10 लेना होगा, 10 डेका पॉइस। ठीक, तो ये हमने समझा कि भाई इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, सीजीएस यूनिट को 1 पॉइस कहा जाता है, एसआई यूनिट 10 पॉइस के बराबर होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देखना है। इसके बाद इसकी विमा की चर्चा करते हैं। इसकी विमा होती है ml-1 t-1, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी विमा है। ठीक है, तो इसको जरूर नोट कर ले। इसके बाद हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं जो आपका है स्ट्रोक का नियम। क्या है आपका, स्ट्रोक का नियम। अच्छा, स्ट्रोक का नियम का जो प्रूफ है वो डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट है जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, यानी कि आपका विमीय विश्लेषण है उसका पार्ट है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब स्ट्रोक का नियम की चर्चा करने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि ये किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपने कोई लोहे की गेंद ली और उसे पानी में छोड़ दिया। लोहे की गेंद ली, उससे पानी में छोड़ दिया। जब आप पानी में छोड़ दोगे तो निश्चित तौर पर उस लोहे की गेंद पर आपके 3 बल मुख्यतः कार्यरत होंगे। पहला होगा आपका फोर्स ऑफ बायंसी, यानी कि उत्प्लावक बल। फिर होगा वेट ऑफ द बॉडी, वस्तु का भार। तीसरी चीज होगी आपकी विस्कस फोर्स, श्यान बल। तो स्ट्रोक का नियम, जो वस्तु आपकी जो स्फेरिकल बॉडी है, गोलाकार वस्तु है जो पानी के अंदर जा रही है या फिर किसी भी तरफ के अंदर जा रही है, उस पे लगने वाले श्यान बल की गणना हम स्ट्रोक के नियम से करते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रोक का नियम है क्या, और उसके बाद हम टर्मिनल वेलोसिटी भी जानेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो ये आपका कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, आपने इसे छोड़ दिया, ये v वेग से नीचे जा रहा है। अब r क्या है,
आर इसकी त्रिज्या है। यदि एक आर त्रिज्या का छोटा गोला किसी समांगी माध्यम, एक जैसा माध्यम, होमोजीनियस मीडियम, जिसका शानिता गुणांक ईटा है, में वी से गिर रहा है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, शानिता गुणांक है, वो ईटा है, ये वी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो इस पे लगने वाला श्यान बल जो है वो आपका होता है 6 पाई ईटा आर वी। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। देखो जब इसका प्रूफ, इसका हम सिद्ध करते हैं, इसको हम सिद्ध करते हैं विमीय विश्लेषण से, तो बेटा उस समय हमारे पास 6 पाई यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल रही होती है, तो बाद में एक्सपेरिमेंट करके इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से अगर आप देखो कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा बच्चों, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा क्या वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा क्या वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, हाँ या ना, है ना। तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो अगर ध्यान से देखो ये गोलाकार वस्तु है जो द्रव में नीचे की तरफ गिर रही है, तो इधर भार है, इधर फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लावक बल है, साथ ही साथ विस्कस फोर्स है। तो बेटा विस्कस फोर्स आपका वेग जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रही होगी, वेग बढ़ रहा होगा, तो विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब mg विस्कस फोर्स और fb सब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, उस समय पे एक्सेलरेशन, अगर नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो भाई। जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो हो गया। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो अब आपकी जो वस्तु है वो एक नियत वेग से चलने लगेगी भाई, और वो जो नियत वेग से चल रही है, जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से अब कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, उसको हम सीमांत वेग कहते हैं। तो सीमांत वेग की परिस्थिति में आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी यानी कि उत्प्लावक बल तथा श्यान बल का कुल योग वस्तु के भार को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, पहले समझ लेते हैं सीमांत वेग को एक बार। जब किसी द्रव में एक ठोस गोला गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो उसका त्वरित वेग द्रव के श्यान बल से नियंत्रित होता है। इस स्थिति में गोले द्वारा प्राप्त किया गया नियत वेग इसका सीमांत वेग कहलाता है। मतलब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगती है जो, उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा होगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, विस्कस फोर्स, आपका थ्रस्ट जैसे उत्प्लावक बल भी कहते हैं, वस्तु का भार। तो ध्यान से समझना बेटा, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, सिग्मा डेंसिटी है तरल का घनत्व किसका, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसको, चलो सिग्मा है आपका तरल का घनत्व, रो वस्तु का घनत्व, अब v वस्तु का वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। और अब मुझे बताओ मास कितना हो गया, रो वी हो गया, रो वी की वैल्यू रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक इतना हो गया। फोर्स ऑफ, अब देखो जब नियत वेग से गिर रही है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, सारे बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, है ना। तो आपका थ्रस्ट, थ्रस्ट या फोर्स ऑफ बॉयंसी प्लस विस्कस फोर्स, किसको, भार को, और फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है, क्या है तरल का घनत्व, तो सिग्मा वी जी, विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, और mg की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो mg यानी कि वस्तु का घनत्व तो यहां से आ जाएगा रो इंटू वी जी। अब यहां पर हमने सारी वैल्यू को रख के क्या स्मॉल v वेलोसिटी को निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, सिग्मा माइनस रो v यानी कि वॉल्यूम था, वॉल्यूम कितना होता है स्फेरिकल बॉडी का 4/3 पाई आर क्यूब g डिवाइडेड बाई 6 पाई ईटा आर,
ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर ये आ गया आर स्क्वायर, तो वेलोसिटी यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी आ रही है, रो माइनस सिग्मा। ठीक है, ये आपका हो गया 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी। तो देखो याद रखना, ये वेलोसिटी जो है, जिस कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से ये चलने लगा, जो आपका नियत वेग सीमांत वेग से चलने लगा, ये वेग आर स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनल यानी कि त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है तथा श्यान बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ ये सीमांत वेग जो है आपका, इन दोनों यानी कि किन दोनों, जो आपकी जो वस्तु तथा तरल है उनके घनत्व के अंतर के समान अनुपाती भी होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे पॉइंट है ये। तो बच्चों अभी हमने सीमांत वेग पढ़ा, किस तरीके से सीमांत वेग को हमने निकाला, इसकी बातचीत करी। तो अब देखो हो क्या रहा है, जब लिक्विड के अंदर यानी कि आपके द्रव के अंदर जब बॉल जा रही है, तो शुरुआत में विस्कस फोर्स यानी कि श्यान बल क्या रहेगा, जीरो रहेगा भाई। क्यों रहेगा, क्यों रहेगा जीरो? जीरो इसलिए रहेगा क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली जीरो है। अब वो धीरे धीरे, तो इसलिए ग्राफ देख रहे हो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। अब जैसे जैसे नीचे अपने वेट की वजह से नीचे चलता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी गेन करेगा, और अगर ये वेग प्राप्त करेगा तो विस्कस फोर्स का मान बढ़ता जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है, नेट एक्सेलरेशन यानी कि कुल त्वरण जो है वो आपका घटता जाएगा। ठीक है, कुल त्वरण घटता जाएगा, एक समय आएगा त्वरण जीरो हो जाएगा। जब त्वरण जीरो हो जाएगा उस समय वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि जैसे चित्र में भी दिखाया गया है कि यहां पर एक समय बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा। ये ग्राफ आपका v वेलोसिटी टाइम भी हो सकता है, और x एक्सिस मतलब पोजीशन भी हो सकती है, स्थिति भी हो सकती है। तो इस तरीके का ग्राफ रहता है, एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा ग्राफ हमें समझ में आया। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, वेलोसिटी जीरो है, एक टाइम बाद अपनी मैक्सिमम पहुंच जाती है और वहां पे कांस्टेंट हो जाती है। ये ग्राफ से हमें पता चला है। अब हम देखेंगे बेटा स्ट्रोक के नियम के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। तो देखो अगर सोचो, बरसात की बूंदों पे अगर विस्कस फोर्स नहीं लगता तो उनकी रफ्तार इतनी तेज होती ना कि सर में गड्ढे पड़ जाते, है ना। हाँ, ये बात हकीकत है। लेकिन होता क्या है कि जब बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं तो वेट लग रहा होता है, फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा होता है, साथ ही साथ विस्कस फोर्स भी लगता है, जिसकी वजह से वो अब टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर यही बात है कि अगर जो है विस्कस फोर्स नहीं होता तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता रहता, बहुत तेजी से लगती बारिश की बूंदें। तो वर्षा की बूंदों का वेग बादल की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड के वेग से बहुत कम होता है। ये एप्लीकेशन पार्ट है। पैराशूट, पैराशूट का यूज क्यों करते हैं? ताकि इंसान जब जमीन पे लैंड करे तो भाई उसको चोट ना लगे, और चोट लगने का कारण क्या होता है, बहुत तेज रफ्तार होना। तो पैराशूट द्वारा कम वेग से उतरना। मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, ये आपके क्लास 12th का हिस्सा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ज्ञात किया गया था मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट से, वो हम तभी देखेंगे। तो ये हमारा था स्टोक का नियम। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी मैंने सारी डिस्कस करी है। तो बच्चों हमने दो तरीके के प्रवाह देखे थे। पहला आपका पढ़ा था हमने धरारेखी यानी कि लेमिनार फ्लो, दूसरा पढ़ा था विक्षुब्ध प्रवाह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कब हमारा फ्लो टर्बुलेंट होगा और कब हमारा फ्लो धरारेखी यानी कि लैमिनार रहेगा। इसको किस तरीके से जाने? तो रेनॉल्ड्स ने एक नंबर दिया। ये नंबर क्या है? ये रेशियो है किन्हीं दो बलों का। कौन से दो बल हैं? जड़त्वीय बल और दूसरा आपका है श्यान बल। ये बराबर होता है रो वी डी बाई ईटा। रो क्या है? यहां पे तरल का घनत्व है, ईटा श्यानता गुणांक है, v की बात करें तो वो वेग है, प्रवाह की चाल है, और d एक सीमा की विमा है।
ठीक है, ये लीनियर लिमिट ऑफ लीनियर डायमेंशन कहलाती है। तो ये आपकी रेनॉल्ड्स नंबर है। अब इससे याद रखिएगा ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशि। ठीक है, क्यों विमाहीन है? क्यों विमाहीन है बताइए, क्यों विमाहीन है? क्योंकि देखिए यहां पे भी बल है, यहां पे भी बल है। समझ में आया? अच्छा, अब रेनॉल्ड्स नंबर की कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के हिसाब से, उस मान के हिसाब से हम क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत करेंगे कि हमारा प्रवाह जो है विक्षुब्ध प्रवाह है या फिर आपका धरा रेखीय प्रवाह है। तो देखिए, अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है, कितने से कम आ रहा है? 1000 से कम, तो प्रवाह कैसा रहेगा? धरा रेखीय रहेगा। अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है और 2000 से कम है, रेनॉल्ड नंबर 1000 से ज्यादा 2000 से कम है, तो ये ना चेंज हो जाता रहता है, यानी कि परिवर्तित होता रहता है। कभी तो धरा रेखीय रहता है और कभी आपका विशुद्ध बन जाता है, तो स्टेबल नहीं रहता एक। लेकिन अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है तो क्या होगा? तो बेटा ये आपका जो है विशुद्ध प्रवाह रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। ठीक, तो ये रेनॉल्ड नंबर की बातचीत हो गई। चलिए अब समझते हैं केश नली में नियत प्रवाह, स्टडी फ्लो ऑन इन कैपिलरी ट्यूब। तो केश नली, केश नली कोई बहुत मोटी तो होगी नहीं, जिसका मतलब जिसका साइज, आकृति एकदम बालों की तरह हो, तो बहुत पतली नली है केश नली। तो केश नली में स्टडी फ्लो की बातचीत हो रही है। तो हम पढ़ेंगे पॉइजले इक्वेशन और फॉर्मूला। तो अब एक समान रूप से, यानी कि स्टडी फ्लो की बात हो रही है, एक समान रूप से बहता हुआ द्रव जिसका श्यानता गुणांक ईटा है, जब एल लंबाई, ये एल लंबाई है, आर इसकी रेडियस है, त्रिज्या की केश नली से दाबांतर, अब दाबांतर ये देखो P1 P2, तो P1 माइनस P2 जो है वो दाबांतर है, दाबों का अंतर, दाबांतर, और जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? P दे रखी है, जाता है। तो फ्लो रेट है ना, धारा जो आपका प्रवाह की दर है, dV बाई dt Q, ये किसके बराबर आ जाता है? पाई P R रेस टू द पावर 4 8 ईटा R L। बेटा पॉइजले इक्वेशन की देखो, ये प्रवाह की दर तो निकालना आसान है प्रैक्टिकली, ये सारे पैरामीटर हैं, तो इसकी मदद से आपको जो है श्यानता गुणांक निकालने में आसानी हो जाती है। तो ये पॉइजले इक्वेशन का यूज है। अब तरल की श्यानता किस किस चीज पे निर्भर करती है, यानी कि विस्कोसिटी किस किस चीज पे निर्भर करती है और किस पर नहीं करती है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले तरल की श्यानता केवल तरल की प्रकृति पे निर्भर करती है, मतलब प्रकृति यानी कि किस मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा पदार्थ है, उस पे निर्भर करती, उसकी आकृति पे निर्भर नहीं करती, मतलब क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगी, वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसकी हमने बात करी थी उस पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये क्या कहना चाहते हैं भाई, कौन सा मटेरियल, कौन सा पदार्थ है उस पर निर्भर करेगी। पतले द्रवों जैसे पानी, एल्कोहल आदि, गाढ़े तरलों जैसे रक्त, ग्लिसरीन, शहद आदि की अपेक्षा कम श्यान होते हैं। एक उदाहरण दिया था मैंने आपको शुरुआत में कि जो शहद है वो बहुत तेजी से फिसलता नहीं है और जो पानी है वो बहुत तेजी से फिसलता है। तो हमें पता है कि आपके जो गाढ़े द्रव हैं, यानी कि जैसे शहद है, ये कैसा है? ये ज्यादा श्यान है ना, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर हम बात करें आपका अगला जो द्रव है पानी या एल्कोहल की बात करें, बहुत कम श्यान है, बहुत तेजी से फिसलता हुआ जाता है। पानी की श्यानता
0.01 पॉइस होती है, और वायु की शानीयता तो और कम है, ये कितनी है 200 माइक्रो पॉइस। अब ताप के परिवर्तन से क्या होता है, शानीयता बढ़ेगी या घटेगी, इसको जानते हैं। ताप बढ़ने पर द्रव के परमाणु अधिक गतिशील हो जाते हैं, तो इससे शानीयता गुणांक का मान कम हो जाता है। अब ये द्रवों में है, गैसों में और अलग बात होता है। किसी गैस में ताप बढ़ने पर उसके परमाणु की रैंडम वेलोसिटी, जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे यादृच्छिक गति बढ़ जाती है, तो शानीयता गुणांक भी बढ़ जाता है। तो द्रवों में अलग है और गैस में अलग है। अब देखो गैसेस में क्या हो रहा है, गैसेस में पार्टिकल ना फ्री है, तो वो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा फोर्स इंपार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। बात करें हम द्रवों की, तो द्रवों में क्या हो रहा है, गाढ़ापन कम होता है। जैसे आप गर्म करो तो गाढ़ापन थोड़ा कम होता है, तो उसकी शानीयता कम हो रही है। बादलों में बूंदों का छोटा होने के कारण इसका सीमांत वेग बहुत कम होता है, अतः बादल पृथ्वी की ओर बहुत धीरे गिरते हैं, अतः आकाश में तैरते हुए से प्रतीत होते हैं। यानी कि बादल गिर रहे हैं तभी तो बारिश होती है, तो तैरते हुए लग रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये टर्बुलेंट फ्लो की हम कुछ बात कर रहे हैं। विशुद्ध प्रवाह में किसी बिंदु पर तरल का वेग द्रुत और यादृच्छिक रूप से समय में बदलता रहता है। क्या मतलब इस बात का, थोड़ी ज्यादा हिंदी है तो, लेकिन कोई बात नहीं, हम समझेंगे। द्रुत रैंडमली, टाइम के साथ रैंडमली बदल रहा है ना, कोई पर्टिकुलर वे को फॉलो नहीं कर रहा है, एक जैसा पैटर्न कोई फॉलो नहीं कर रहा है, रैंडमली डिसओरिएंटेड आपका बदल रहा है। तो ये विशुद्ध प्रवाह की बातचीत है। जैसे जलती लकड़ियों से धुएं का ऊपर उठना, महासागर में धाराओं का बनना, ये सारे विशुद्ध प्रवाह के ही परिणाम हैं। ठीक, अब जब भी विशुद्ध प्रवाह होगा, यानी कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई रैंडमली चलते हैं ना, तो एनर्जी का लॉस होता ही होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, विशुद्ध प्रवाह में गतिज ऊर्जा का क्षय होता है और यह प्रायः ऊष्मा के रूप में होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब अगला पॉइंट जो दे रखा है, रेस के लिए उपयोग होने वाली कारें तथा वायुयान इतनी यथार्थतापूर्वक संरचित किए जाते हैं कि विक्षोभ न्यूनतम हो। क्या मतलब है, मैं बताता हूं। जो बहुत तेजी से चल रहे हैं ना, आपने कभी मूवीज में सुना होगा, पिक्चरों में देखा भी होगा कि मौसम खराब हुआ तो थोड़ा टर्बुलेंस हो गया तो प्लेन पूरा भरभराने लगा। तो इसकी डिजाइन इस तरीके से की जाती है कि आपका जो टर्बुलेंस है वो मिनिमम रहे, ताकि अंदर बैठे यात्रियों को घबराहट ना हो और जो प्लेन है, हवाई जहाज है, वो अपने रास्ते से भटके नहीं। तो ये कुछ बातें हैं। तो ये टर्बुलेंस जो है ना, बहुत खतरनाक चीज है बच्चों। मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सिंपल बहुत आसान चीज है, नहीं, खतरनाक है, जानलेवा है। क्यों जानलेवा है? देखो ऐसा होता है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है एयर में और उसमें टर्बुलेंस आने लगे ना, तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन से जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, फोर्सेस आते हैं, टॉर्क्स जनरेट होते हैं। तो यहां पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हवाई जहाज के परखच्चे उड़ जाएं। तो ये टर्बुलेंस एक बहुत खतरनाक चीज है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ और चीजें तरल गतिकी की जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, व्युत्पत्ति के साथ जुड़े रहें।